गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 8वीं में हम लोग नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र में आपका 7वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भारत में कृषि का विकास। भारत में कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ, इसका भाग 1 पढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों, भारत में कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ, तो आपको पता होगा कि भारत में शुरू से ही, जब से भारतीय सभ्यता, या फिर हम अगर साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो किसी भी सभ्यता या संस्कृति का विकास नदियों के किनारे में हुआ था और उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था, है ना। कृषि करना उनका प्रमुख व्यवसाय होता था, पशुपालन करना होता था। किंतु वो जो समय करते थे उस समय उन लोग खाली अपनी पूर्ति के लिए, जैसे हम लोग इसके पहले वाले उसमें पढ़े थे, निर्वाह कृषि, है ना। वो निर्वाह कृषि करते थे ताकि इतना अनाज का उत्पादन कर लेते थे कि अपने परिवार को वो पाल पोष लेते थे। अब यहाँ पर देखते हैं भारत में कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ, क्योंकि जब हमको आज़ादी मिली उस समय की जनसंख्या और आज की जनसंख्या में अगर हम कंपेयर करते हैं तो 4 गुना जनसंख्या बढ़ चुका है। और 4 गुना जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर हम लोग क्या है, हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं। तो भारत में कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ, यही चीज़ है इस अध्याय में हम पाठ अध्ययन करेंगे, जिसमें देश की आज़ादी के बाद जब कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक बदलाव आया है और इस सिलसिले में भारत सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई थी। मतलब भारतीय आज़ादी के बाद भारतीय कृषि में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है और इस योजना को बनाने के लिए सरकार का क्या योगदान था, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज देश के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कम से कम 70% जो जनता है वो क्या है, 1/3 जिसको बोल सकते हैं हम लोग, इसमें 1/3 जनसंख्या खाली कृषि पर ही निर्भर है। देश में कृषि को 2 खास भूमिकाएं अदा करनी पड़ती हैं। पहली, देश में खेती में इतना अनाज उत्पादन किया जाए जिसमें सभी को पर्याप्त मात्रा में अनाज मिल सके, जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अनाज आसानी से मिल सके, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। और दूसरा क्या चीज़ है, इसमें जो लोग अपने गुजर बसर खाली कृषि पर ही करते हैं और खेती पर ही निर्भर होते हैं, उन्हें खेती से पर्याप्त आमदनी हो सके। मतलब उन लोग अगर कृषि पर ही निर्भर है, दूसरा व्यवसाय नहीं करते हैं, तो इतना अनाज का उत्पादन हो कि उनको और भी ज़रूरतें पूरा करने के लिए वो क्या कर सके, उससे आमदनी प्राप्त कर सके। स्वाधीनता के पहले भारत में आर्थिक विकास में कृषि का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं था और तब बाढ़, सूखा के कारण से यहाँ पर पैदावार जो अनाज का पैदावार है वो बहुत कम होता था। आज़ादी के पहले यहाँ पर देखेंगे उतना आर्थिक विकास नहीं हो पाया था और उसी के कारण से यहाँ पर उस समय अनावृष्टि या फिर अतिवृष्टि के कारण से कभी कभी फसल इतना अधिक नुकसान हो जाता था कि उनको अपने गुजर या अपने भरण पोषण के लिए भी नहीं मिल पाता था। और इसी में देखेंगे अकाल के समय अंग्रेज सरकार गांव में गरीबों के लिए पर्याप्त अनाज नहीं जुटा पाती थी और इस कारण से वहां पर भूख से बहुत अधिक लोग मर जाते थे। उस समय की स्थिति ऐसी होती थी कि अनाज का उत्पादन अगर नहीं हो पाता है ना, बहुत अधिक बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया तो अनाज नहीं हो पाया, तो अधिकांश लोग भूखे ही मर जाते थे, क्योंकि उनके आय का साधन ही खाली एक ही रहता था, कृषि करना। अब देखते हैं जमींदारी प्रथा का अंत किस प्रकार से हुआ, क्योंकि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी किसान था, वो किसान जब खेती करता था तो राजा का राज्य होना या सरकार का राज्य होना, तो यहाँ पर किसान को लगान देना पड़ता था। तो यहाँ पर जो जमींदार प्रथा चली आ रही थी, उसका भारत की आज़ादी के बाद क्या हो गया, अंत हो गया था। आज़ादी के बाद किसानों की स्थिति बहुत खराब थी और उसके पास ज़मीन कम होने के कारण से दूसरे की ज़मीन पर काम करते थे। ये आज़ादी के बाद की स्थिति थी कि किसानों के पास ज़मीन बहुत कम होने के कारण से वे अपना भरण पोषण करने के लिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने खेत में भी काम करते थे और उसके अलावा वो दूसरे के खेतों में भी जाकर काम करते थे। उन्हें ज़मीन के मालिक को पैदावार का बड़ा हिस्सा इसमें बटाई के रूप में देना पड़ता था। परिणाम स्वरूप किसान गरीबी में रहते थे और अपने परिवार
की बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरा नहीं कर पाते थे उन लोग। यहाँ पर जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, रेगहा या अधिया में जैसे बोलते हैं, तो दूसरे का ज़मीन रहता है किंतु दिन रात हम लोग उसमें मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद जितना अनाज का उत्पादन होता है उससे आधा से अधिक हिस्सा क्या कर देते थे उन लोग, जब जिसका ज़मीन होता था उसमें उसको दे देते थे, जिसके कारण से उनको भी जितना भरण पोषण के लिए मिलना चाहिए अनाज वो नहीं मिल पाता था, और अपने परिवार की जो ज़रूरतें होती थी उसको वो पूरा नहीं कर पाते थे। जमींदार के पास खेती योग्य जमीन का आधे से अधिक हिस्सा या अधिक हिस्सा होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में वे बहुत ही ताकतवर होते थे। जो जमींदार होते थे उनका उस समय बहुत ही बोलबाला होता था, और उनका जो भूमि का जो क्षेत्र होता था वो आधे से, गांव में जितना भूमि होता था उससे आधे से अधिक जमींदार के हिस्से में होता था, और उसमें वो लोग राज करते थे। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत ही ताकतवर होते थे जो जमींदार होते थे, क्योंकि वे किसान से लगान वसूल करते थे, और बहुत से जमींदार किसानों पर अत्याचार भी करते थे। जब किसान से लगान वसूल करते थे, जो लगान नहीं दे पाता था तो साहूकार से कर्जा लेते थे, जमींदार से कर्जा लेते थे, और उन पर बहुत अधिक अत्याचार भी होता था। इसलिए आज़ादी के तुरंत बाद ही नई सरकार ने जमींदारी प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। जब आज़ादी मिली भारत को सन 1947 में, तो यहाँ पर जब नई सरकार बनी तो जमींदारी प्रथा को उस समय उन्होंने समाप्त कर दिया। अब जमींदार किसान से लगान इकट्ठा नहीं कर सकते थे, इसका सरकार ने जमीन का लगान बहुत कम कर दिया था। सरकार भी जमीन का लगान लेती थी किसानों से, लेकिन उन लोगों की अपेक्षा उनका जो कर होता था वो बहुत कम होता था। लगान वसूल करने के लिए उन्हें अपने कर्मचारी तैनात कर दिए थे, और जो सरकार होते थे वे लोग लगान वसूल करने के लिए अपने अपने कर्मचारी, अपने अधिकारियों को लगान वसूल करने के लिए लगा दिया था। और इस प्रकार से किसानों को लगान न दे सकने पर वो स्थिति में जमींदारों के हाथों में परेशान नहीं होना पड़ता था। जिस प्रकार से जमींदार प्रथा होने के समय में अगर लगान नहीं दिया जाता था तो जमींदार लोग उन पर अत्याचार करते थे, उनकी ज़मीन को छीन लेते थे। लेकिन अब सरकार का जब शासन आया तो यहाँ पर स्थिति बदल चुकी थी, और उन लोग जब लगान नहीं देने की स्थिति में भी सरकार उनको मदद करती थी, बल्कि उनको परेशान नहीं करती थी। अब धीरे धीरे किसानों ने जमींदारों को उनकी बेगार करने से भी मना कर दिए थे। बेगार मतलब क्या होता है कि अगर वो जमींदारों से कर्ज लिया है या वो है तो उसमें जमींदारों का काम करते थे, वे लोग बेगारी करते थे। सुबह से शाम तक का वो उनके खेतों में, उनके घरों में काम करते थे, लेकिन उसके बदले में उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता था। तो सरकार के शासन के आने के समय में इन लोग जमींदारों की बेगारी करना बंद कर दिए। सरकार ने ऐसे कानून भी बनाए थे जिनमें जमीन रखने की सीमा भी तय की गई थी। जमींदारों के लिए सरकार ने कानून बनाया था कि एक निश्चित भूमि, मतलब निश्चित उसमें भूमि रख सकते हैं। उसमें दूसरे शब्दों में यह तय किया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने पास एक सीमा तक ही जमीन रख सकता है। इससे जमींदार को चिंता हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें अपने सैकड़ों एकड़ जमीन छोड़नी होगी और उन्हें उसे भूमिहीन मजदूरों में बांट दिया जाएगा। सरकार ने यह नियम लागू किया था कि जितना भी ज़मीन होगा उन लोगों का, जमींदार लोगों का, तो एक निश्चित सीमा तक का ही वो ज़मीन रख सकते थे। बाकी जो भूमि उनकी थी उसको क्या कर देते थे, जो गरीब किसान होते थे उनको, जो भूमिहीन किसान होते थे उनको बांट दिया था। इससे निपटने के लिए बड़े किसान अपनी ज़मीन अपने परिवार के और रिश्तेदारों के नाम पर कर दिया, और इससे निपटने के लिए जमींदार लोग या बड़े किसान लोग ने क्या किया था, जो उनका नाम पे जो ज़मीन था उसको उसमें बंटवारा कर दिया। अपने ज़मीन का नाम अपने रिश्तेदारों के नाम पर रख दिया। जमींदारों ने यह दिखाया कि ज़मीन कई लोगों के पास है, जबकि वास्तव में पूरी ज़मीन किसकी होती थी, जमींदार की होती थी, और वह कब्जा में ही थी। ये वे पहले ही तरह ही उससे कमाई करते रहते थे। और ये जो जमींदार होते थे, जमींदार प्रथा समाप्त होने के बावजूद भी उन लोग चालाकी से क्या करते थे, वो लोग ज़मीन को अपने रिश्तेदारों के नाम पे कर दिया था, किंतु उससे जितना भी उनको फायदा होता था खाली जमींदार को होता था, छोटे किसानों को नहीं होता था। अब देखते हैं इसमें जमींदार प्रथा
जमींदार में इस समय सिंचाई का साधन और बांध बनाने की में जो सरकार ने बढ़ोतरी की थी कि अधिक से अधिक यहाँ पर आधुनिक चीज़ का उपयोग करके इसमें उत्पादन में वृद्धि की जाए, तो उन्होंने सिंचाई की व्यवस्था में बढ़ोतरी की थी, बांध बनवाए थे। सन 1950 से 1966 के बीच भारत सरकार ने सिंचाई और बिजली परियोजना के लिए यहाँ पर बहुत धन लगाया था। ऐसी उम्मीद की गई है कि इन योजनाओं में खेती की पैदावार बढ़ेगी और अनाज की कमी की समस्या भी हल हो जाएगी। सरकार का कहना यह था कि अगर हम सिंचाई के साधन देते हैं बांध बनाकर, तो जो आने वाली समस्या होती है कि सिंचाई सही समय पर सिंचाई नहीं हो पाता है, पानी नहीं गिरता है, तो फसल नष्ट हो जाती है, तो अब उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और धान अच्छे से होगा, फसल अच्छे से होगी। सिंचाई और बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए वे भाखड़ा नागल बांध जो पंजाब में है, दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल में है, हीराकुंड ओडिशा में है, नागार्जुन सागर बांध जो बनाया गया है वो आंध्र प्रदेश में है, और गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय जो हमारे यहाँ गंगरेल बांध के नाम से जाना जाता है वो छत्तीसगढ़ में है। ये इत्यादि बांध बनवाए गए थे और इसमें सिंचाई वाली ज़मीन में बढ़ोतरी हुई थी, जिसमें फसल की पैदावार भी अधिक हुई थी, और इसके साथ साथ खेती की जाने वाली जो कुल ज़मीन में बढ़ोतरी हो रही थी। इसका प्रमुख कारण था कि गांव के आसपास के जंगल व यहाँ पर चारागाह की ज़मीन पर भी खेती होने लगी थी। इससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था कि आसपास के जो बड़े बड़े जंगल थे उसमें भी वो लोग खेती करना प्रारंभ कर दिए थे, चारागाह जो ज़मीन था उसमें भी खेती करना प्रारंभ कर दिए थे और अनाज का उत्पादन अधिक मात्रा में करने लगे थे। इस समय खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती में रकबा बढ़ रहा था और एवं सिंचाई भूमि में बढ़ोतरी भी हो रही थी। और इसमें देखा गया है कि इसमें बातों पर आसानी से समझा जा सकता है। जो आपका जो चित्र दिया हुआ है ये चित्र दिया हुआ है, इसके आधार पर हम लोग इन बातों को अच्छे से समझ सकते हैं कि किस समय कौन से समय में कितना उत्पादन होता था और कितना होता था, और आज़ादी के बाद जो सरकार ने सुविधाएं दी उसमें फिर किसानों को क्या लाभ हुआ था। तो बच्चों आज हम लोग इस पार्ट में केवल यहीं तक अध्ययन करेंगे ताकि आपको समझ में आए। पूरा पाठ अगर एक साथ पढ़ा देंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका भाग 1 यहीं तक है पढ़ेंगे हम लोग। तो इस वीडियो को देखने से और साथ में आप अपने साथ पुस्तक रख के उसको पढ़ते जाएंगे और इसको देखते जाएंगे तो आपको पूरा चीज़ एक चीज़ समझ में आ जाएगा। और पुस्तक पढ़ना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको इसके बीच के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको भी आप आसानी से निकाल सको, है ना। जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं, इनसे प्रश्न नहीं निकालोगे तो आपको पाठ भी समझ में नहीं आएगा। और सभी बच्चे आप लोग जो भी कॉपी कंप्लीट नहीं किया है उन लोग कॉपी कंप्लीट कर लेंगे। आपको 7 अक्टूबर को कॉपी जमा करना है। जो आपको टाइमिंग दिया गया है वो टाइमिंग में आप स्कूल में जाकर अपनी कॉपी को जमा करेंगे। इस बीच में अगर कोई बच्चा कोई चैप्टर छूट गया है, कोई अध्याय छूट गया है, उसको नहीं लिखा है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करेंगे तो मैं उसको भेज दूंगी आपको और आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।